हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी का 1.8 चैप्टर है, 1.8 लेक्चर है। तो इसमें हम लोग सब देखने वाले हैं कि एक डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके सामने चैलेंजेस क्या होते हैं और उन चैलेंजेस को हम डील कैसे करते हैं। देखो, एक कोई भी डेटा सेंटर अगर रन करता है ना, तो उसके सामने बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। लाइक फिजिकल चैलेंजेस में डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही मे बी इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो गए या फिर सिविल आर्किटेक्चर इशू हो गए या फिर तुम्हारे केबल्स से रिलेटेड इशू हो गए, पावर से रिलेटेड इशू हो गए, बहुत सारे हो गए, रोडेंट्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे तरह के इस तरह के इश्यूज रहते हैं जो कि एक डेटा सेंटर फेस करता है। वाटर हो गया, डस्ट हो गया, तो इस तरह के वाइड रेंज रेंज है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज के चैप्टर में कि इन सभी थ्रेट्स को हम मिटिगेट कैसे करते हैं या हम इनको ओवरकम कैसे करते हैं। तो बिना कोई समय गवाए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जो भी लोग अभी इस चैनल पर नए हैं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल शुरू किया है। शुरू तो किया था मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए, बट सिंस मैं कंप्यूटर नेटवर्क फील्ड में हूँ, तो मैं चाहता था कि लोग एज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग कम से कम ये कोर्स ज़रूर करें। तो इस कोर्स की जो आउटलाइन होने वाली है, आउटलाइन है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे राउटिंग एंड स्विचिंग का सिलेबस, वॉइस का सिलेबस, सिक्योरिटी का सिलेबस। देन आफ्टर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आ जाएँगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज का नीड है। इसके बिना आप कोई भी काम को ऑटोमेटेड नहीं कर सकते हैं, और ऑटोमेशन अभी धीरे-धीरे आ ही रहा है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा अपकमिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत जगह पर तो ये आ भी चुका है। तो हम लोग सब सी और पाइथन को लेके चलेंगे। देन आफ्टर फिर सर्वर्स के बारे में भी हम जानेंगे। सर्वर्स में हम विंडोज़ सर्वर, लिनक्स सर्वर को देखेंगे। और इसके अलावा एक और मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिस पर हम लोग काम करेंगे। ये सारा काम जो हम करेंगे, ये हम कोशिश करेंगे कि हम मूव कर जाएँ पूरा का पूरा काली लिनक्स के ऊपर, क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर होने वाला है, तो काले लिनक्स यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। देखो, अब बिना समय गवाए हम लोग सीधा आ जाते हैं मिटिगेटिंग कॉमन थ्रेड्स के ऊपर। मिटिगेटिंग कॉमन थ्रेड्स में हम लोग देखें तो कॉमन थ्रेड जो एक डेटा सेंटर के सामने है, लाइक देखो उसका फिजिकल इंस्टॉलेशन में क्या-क्या थ्रेट रहता है और फिजिकल वर्नेबिलिटी जो रहते हैं डेटा सेंटर में, हम उनको कैसे ओवरकम करते हैं, ये हम लोगों को चेक करना है अभी। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कवर किया है और हम इस बार फिर से कवर कर रहे हैं इसको, और इसके अलावा इस बार हम थोड़ा आगे जाएँगे इसके। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है, देखो, अगर हम कोई भी डेटा सेंटर अगर बना रहे हैं या कोई भी हमारा सर्वर रूम है, तो वो ना लॉक रहना चाहिए और सिर्फ़ ऑथराइज़्ड पर्सन उसको एक्सेस कर सके। वो रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट एक हम कड़ी या छिटकिनी लगा के रख दिए हैं, ठीक है? मतलब लॉक का मतलब आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक लॉक यूज़ करो। फिज़िकल लॉक्स मतलब कि जो मैकेनिकल लॉक जो रहते हैं, ठीक है ना? उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होनी चाहिए, सो दैट कि जितने बार वो एक्सेस किए जा रहे हैं, वो डोर्स जितने बार एक्सेस किए जा रहे हैं, उनका लॉग रह पाए, ये हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है? तो ये हम लोगों का एक पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या, कि ड्रॉप सीलिंग, रेज़ फ्लोर, विंडो, डक्ट वर्क, ये सब से ना एक्सेस नहीं हो जाना चाहिए किसी भी बंदे का। मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल जस्ट तुमको बता रहा हूँ कि ये एक डेटा सेंटर, मान लो ये मेरा एक डेटा सेंटर है, तो इस डेटा सेंटर में कोई विंडो वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई विंडो नहीं होना चाहिए, मान लो कि ओनली ग्लास का विंडो है जिसको कि फिर किसी तरह से ब्रेक करके अंदर आया जा सकता हो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर कोई यहाँ पर लाइक हम लोग होता है ना, वेंटिलेटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है? उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को एक्सेस मिल जाए। काफ़ी प्लान करना पड़ता है किसी भी डेटा सेंटर को बनाने के लिए, सो दैट कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस वहाँ पर ना हो पाए। देखो, ये है हमारा बायोमेट्रिक मशीन। इसमें क्या होता है ना, इसमें ऊपर में एक मैकेनिकल लॉक लगा हुआ रहता है। जो डोर होता है ना, डोर के ऊपर में या फिर साइड में कहीं भी हो सकता है, एक मैकेनिकल लॉक इंस्टॉल किया हुआ रहता है। अभी ये मैकेनिकल लॉक जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है इससे, इस मशीन से, या फिर एक एक्सेस कंट्रोल मशीन भी हो सकता है, उससे भी कनेक्टेड हो सकता है, रेटिना स्कैनर हो सकता है, उससे कनेक्टेड रह सकता है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड रह सकता है। और इसमें क्या रहता है ना, ये एक्सेस कंट्रोल मशीन या फिर ये जो बायोमेट्रिक मशीन में हम जो भी पर्सन है जिनको ऑथराइजेशन हमको देना है कि वो डेटा सेंटर में जा सकते हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर रहता है। लाइक फिंगरप्रिंट मशीन में उनका फिंगरप्रिंट रजिस्टर रहेगा। एक्सेस कंट्रोल मशीन में हम क्या करते हैं, एक्सेस कार्ड बना के उन बंदों को दे देते हैं जिनको एक्सेस हमें देना है, और वो बंदे जब भी एक्सेस कार्ड यहाँ पर लाके सटाएंगे, ठीक है, तो ये डोर ओपन हो जाएगा। उसी तरह से हम बायोमेट्रिक मशीन, रेटिना स्कैनर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक्सेस देने के काम आते हैं। इवन पासवर्ड्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
इसके अलावा हर कुछ इलेक्ट्रॉनिक पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपके पास फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होने चाहिए, जो कि कैमरास देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ना, कैमरास को ये मॉनिटर करते रहते हैं 24/7, मतलब कि 24 घंटे सातों दिन ये मॉनिटर करते हैं कैमराज में को, और ये कैमराज डेटा सेंटर के हर कॉर्नर में लगे होते हैं, हर एरिया में लगे होते हैं, सो दैट कोई भी जो सस्पिशियस एक्टिविटी है उसको ट्रैक किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक वो तो रहेंगे ही रहेंगे, देन आफ्टर फिर सिक्योरिटी गार्ड्स विथ कैमराज ये भी होने चाहिए। देखो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल थ्रेट। नेक्स्ट हमारा आ गया एनवायरमेंटल थ्रेट। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा फिजिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड थ्रेट, जो कि एक फिजिकल इंस्टॉलेशन है, ठीक है ना? कोई भी डेटा सेंटर का जो फिजिकल इंस्टॉलेशन है, वो हम कैसे सिक्योर करेंगे? तो हमने वहाँ पर देख लिया कि हमें सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है ना? सिक्योरिटी कैमरास के साथ। देन आफ्टर फिर हमारा हो जाता है एक्सेस कंट्रोल मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो भी है, जितने भी राइट, राइट, कुछ भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक जितने भी रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक पे हमें काम करना है, और कोई भी रेज़ फ्लोर नहीं होना चाहिए या विंडो नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इस तरह का डक्ट वगैरह नहीं बना हुआ होना चाहिए। देखो, डक्ट वगैरह क्या होता है ना, कि एक डेटा सेंटर में ना, तुमको पता है केबल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? ह्यूज अमाउंट ऑफ केबल होते हैं, और ये केबल एक डक्ट से ले जाए जाते हैं। ये सारे केबल ना डक्ट से ले जाए जाते हैं, सो दैट इनको मैनेज आसानी से किया जा सके। और ये डक्ट ना तुम्हारे जाके कहाँ पर खुलते हैं? डेटा सेंटर एरिया में खुलते हैं। ये मान लो डेटा सेंटर एरिया है ना, ये डीसी एरिया है हमारा, यहाँ पर ये डक्ट खुलते हैं। तो ये डक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए कि यहाँ से भी कोई इंसान ट्रेसपास कर सके। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। देखो, तुम्हें क्या लगता होगा कि इतना भी क्यों सिक्योरिटी देना डेटा सेंटर में? लगता होगा ना कि इतना भी क्यों सिक्योरिटी देना? लेकिन मान लो कि अगर कोई डेटा सेंटर में ऐसा एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, जो कि किसी नेशन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, कोई बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। लेट्स एग्जामिन, मान लो कि हम ये समझते हैं, ठीक है ना, कि इंडिया के कुछ कुछ मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और या फिर इसरो का जो डेटा सेंटर है, उससे रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन मान लो कि उस इस ये डेटा सेंटर जो है ये इसरो का है, और इसरो मान लो या डीआरडीओ का है, और डीआरडीओ कोई नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, कोई नए टाइप के मिसाइल पे काम कर रही है, या कोई नए टाइप के यूएवी पे काम कर रही है, या फिर किसी नए टाइप के एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है, तो दुश्मन जो देश होते हैं ना, ठीक है, वो भी तो चाहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन या तो बाहर आ जाए या फिर डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाए। लाइक डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आग लग जाए या कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, सो दैट इनका प्रोग्राम एटलीस्ट डिले तो ज़रूर हो जाए। तो वो लोग डेटा सेंटर को नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश करते हैं। डेटा सेंटर की एक की पॉइंट होता है, ऑलवेज़ याद रखना, डेटा सेंटर एक की पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का। तो इसीलिए डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग एनवायरमेंटल थ्रेट देख रहे थे। एनवायरमेंटल थ्रेट में क्या आ जाता है? हमारा टेम्परेचर रिलेटेड थ्रेट आ जाता है, देन आफ्टर ह्यूमिडिटी आ जाता है। ये सब हम लोगों का एनवायरमेंटल थ्रेट में आ जाता है। टेम्परेचर देखो, टू हॉट हो जाना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा चला जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर टेम्परेचर नीचे चला जा रहा है ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है। ह्यूमिडिटी में भी सेम है, अगर ह्यूमिडिटी ऊपर चला जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और नीचे भी चला आ रहा है बहुत ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है। तो जनरली हम देखते हैं क्या है कि किसी भी डेटा सेंटर में टेम्परेचर ना 18 टू 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन किया जाता है, और जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी 45 से 55% के बीच में मेंटेन की जाती है। अगर इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर तुम दे दोगे किसी भी डेटा सेंटर को, तो ह्यूमिडिटी क्या है? बेसिकली ह्यूमिडिटी है कि हवा में पानी का मात्रा कितना है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो जो मतलब कि ये जो ज़्यादा पानी है, और डेटा सेंटर तो ठंडा जगह होता है, तो यहाँ पर संघनन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये संघनन से क्या होता है? पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा बहुत कम भी मान लो कि ये जो हमारा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बहुत कम अगर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये ईएचडी का एक रीज़न बन सकता है। ईएचडी पे हम लोग सब बाद में आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को बताना ही है ईएचडी आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फिर जलने के भी चांसेस रहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और लो टेम्परेचर तुम्हारा पावर कंजम्पशन को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर जितना भी लो करोगे, ठीक है, कंप्रेसर उतना ज़्यादा देर तक चलेगा किसी भी कूलिंग डिवाइस का। तो कंप्रेसर जितना देर चलेगा, तुम्हारा पावर बिल उतना ज़्यादा आएगा। तो हमें ऐसा माहौल एक बनाना पड़ता है जिस माहौल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज को लेके बनाए जाते हैं। नॉर्मली ये 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखो, पहला क्या हो गया हमारा? सप्लाई द रूम विथ डिपेंडेबल टेम्परेचर एंड रूम ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब ये हम कैसे इंश्योर करते हैं ना डिपेंडेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम?
डेटा सेंटर में जो ये यूज़ होता है ना, हमारे देखो हमारे घर में जो कूलिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं लाइक एसी वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ओनली टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। डेटा सेंटर में जो डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ना इसी डिवाइस के अंदर एक हीटर लगा हुआ होता है, और ये जो भी तुम्हारा एयर होता है, ठंडा एयर होता है, मतलब कि जो भी एयर होता है, ठीक है, वो पहले इस हीटर से पार होता है। इस हीटर से पार होता है सिंस ताकि उससे मॉइस्चर को ना हटा दिया जाए, मॉइस्चर को हम हटा देते हैं। तो ये जितने भी देखो, ये जितने भी प्रिसिजन एयर कंडीशनर सब होते हैं ना, इनमें क्या होता है, सबसे पहले एक तुम्हारा हीटर लगा हुआ रहता है। इस हीटर से तुम्हारा एयर पहले पास होता है और इससे मॉइस्चर को हटा दिया जाता है। और ये जो मॉइस्चर रहता है ना, जो भी मॉइस्चर तुम्हारा बन जाता है, वो किसी ड्रेन पाइप के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर तुम्हारा इस एयर को कूल करके डेटा सेंटर में पंप कर दिया जाता है। तो हमारा मॉइस्चर भी कंट्रोल हो रहा है और हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हम किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को हटाते हैं डेटा सेंटर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसके बारे में भी हम लोग बाद में आते हैं। और इसके बाद हमारा क्या है कि रिमोटली मॉनिटर करना है हमें अलार्म्स को। जो भी हमारे, मान लो कि इनकेस अगर तुम्हें लग रहा है कि ह्यूमिडिटी अगर आ रही है, समझो कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है डेटा सेंटर में, तो वो कोई अलार्म के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये सेंसर किसी अलार्म के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और ये अलार्म को ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल के बाद ये अलार्म को बज जाना चाहिए। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, अगर मान लो मॉइस्चर आ जा रहा है, या फिर वाटर आ जा रहा है, या फिर डस्ट आ रहा है, ठीक है, डेटा सेंटर में वेरियस टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डस्ट आ रहा है, तो भी ये सारे चीज़, ये सारे जितने भी सेंसर्स होते हैं ना इनके, ये अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड होने चाहिए, सो दैट लोगों को पता चले। और बेटर रहता है कि ये अलार्म्स, इन अलार्म्स को ना रिमोटली भी मॉनिटर किया जा सके। देन हमने देखा था क्या, हमारे जो इलेक्ट्रिकल थ्रेड्स हैं, किसी भी डेटा सेंटर के सामने इलेक्ट्रिकल थ्रेड्स जो हैं, ठीक है ना, वो क्या-क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो आ गया वोल्टेज स्पाइक। वोल्टेज स्पाइक में क्या हो जाता है ना कि वोल्टेज में एक सडन स्पाइक आ रहा है। मान लो कि अभी अचानक से मेरे को 220 वोल्टेज मिल रहा है, और एक सडन स्पाइक के रूप में हमको 260 वोल्टेज मिलता है। इसमें क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स या आईटी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर इनसफिशिएंट पावर सप्लाई में भी जो तुम्हारा एम्पियर हो, वो एम्पियर कम हो जा रहा है अगर, ठीक है, तो वो सफिशिएंट पावर सप्लाई नहीं होगा, उसमें इक्विपमेंट्स ना ये हो जाएँगे, फिर डाउन हो जाएँगे। और तुमको पता है कि जो बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इनको अचानक से डाउन नहीं किया जाता है। अगर इनको तुम अचानक से डाउन कर दोगे, तो इनके हार्डवेयर पर इसका असर पड़ता है, और हार्डवेयर पर असर पड़ता है, देन आफ्टर मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हो, कॉन्फ़िगरेशन भी चला जाएगा। तो ये सब इश्यूज़ हो सकती हैं। अनकंडीशनल पावर या नॉइस में, इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं किसी भी एसी करंट का ना। एसी करंट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी हमें नोट करना पड़ता है। पावर लॉस, एक सडन पावर लॉस भी हो सकता है। तो इन सभी को हम कैसे मिटिगेट करते हैं, ये हम देख लेते हैं। देखो, होता क्या है ना, डेटा सेंटर में पावर आउटेज वगैरह को रोकने के लिए, या फिर तुम्हारा पावर वोल्टेज स्पाइक नहीं हो जाए, या फिर कोई अनकंडीशनल पावर या फिर नॉइस वगैरह नहीं रहे, इस तरह के सिचुएशन सिचुएशन से बचने के लिए ना, तुम्हारा यूपीएस यूज़ किया जाता है। कोई भी जो हमारा राउटर का रैक रहता है, या फिर कोई भी आईटी रैक है जो कि डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड है, उस रैक में पावर ना कभी भी डायरेक्ट पावर नहीं दिया जाता है। उस रैक में पावर हमेशा यूपीएस से दिया जाता है, सो दैट यूपीएस उस पावर को फ़िल्टर कर सके। यूपीएस में क्या होता है, पावर फ़िल्टर होता है। लाइक कि एक सर्टेन वोल्टेज को ही हम देंगे, उसका मतलब कि जो हर्ट्ज़ है, कितना हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी का मतलब कि पावर है, वो भी हम नोट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा यूपीएस में एक बैकअप भी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके साथ एक बैटरी बैंक कनेक्टेड रहता है। इस यूपीएस के साथ ना एक बैटरी बैंक कनेक्टेड रहता है। तो अगर थोड़ा देर के लिए मान लो पावर गया भी इन केस, ठीक है? तो यूपीएस ना इस बैटरी से पावर सप्लाई करता है इधर, और तुमको कोई ये नहीं मिलेगा, कोई मतलब कि फ्लक्चुएशन या कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा, जो डिवाइसेज़ यूपीएस से कनेक्टेड है उनमें। तो डेटा सेंटर में, और दूसरा चीज़ क्या हो जाता है ना कि मान लो कि अगर तुम्हारा ये भी तो सिचुएशन हो सकता है कि मान लो जो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन से पावर आ रहा है, या मेन पावर आ रहा है ग्रिड से, वो पावर फेल कर जाता है। तो अगर वो पावर फेल कर जाता है ना, तो तुम्हारे पास एक डीजल जनरेटर रहता है। ये जो देख रहे हो ना, इस तरह का जनरेटर रहता है डेटा सेंटर में लगा हुआ। और ये जनरेटर उसके बाद फिर अगर मान लो कि पावर नहीं आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक मोड में भी काम करता है, या फिर मैनुअल मोड में भी काम कर सकता है। तो ये जनरेटर उसके बाद फिर पावर सप्लाई करता है। तो ये जनरेटर, मान लो कि ये मेरा एक यूपीएस लगा हुआ है, समझो ये मेरा यूपीएस लगा हुआ है, तो रॉ पावर आ रहा है मान लो यहाँ से, ठीक है, तो रॉ पावर भी सबसे पहले मेरा यूपीएस में ही गया, और जो जनरेटर का पावर है वो भी मेरा यूपीएस में ही जा रहा है। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि ये यूपीएस ही मेरे रैक्स को पावर सप्लाई करेगा। मेरे रैक्स को पावर सप्लाई इस डायरेक्ट रॉ पावर से नहीं होगी, या डायरेक्ट ये जो जनरेटर है, जनरेटर के पावर से नहीं होगी। ये सप्लाई हमेशा मेरे को यूपीएस से ही मिलेगा।
ये नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्लान फॉर एंड इनिशिएट रेगुलर यूपीएस और जनरेटर टेस्टिंग। जनरेटर टेस्टिंग और यूपीएस टेस्टिंग टेस्टिंग क्या है? यूपीएस तो ऑल दो लाइव ही रहता है किसी भी डेटा सेंटर में, लेकिन देखो पावर तो हमेशा रहता है किसी भी डेटा सेंटर में। पावर नॉर्मली किसी भी शहर में अगर बोलो तो पावर हमेशा ही रहता है। तो जनरेटर को बहुत ज़्यादा देर, ये मान लो ये मेरा जेन सेट है, ठीक है, तो इसको चलने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। बहुत बार होता है, हम लोग कैलकाटा में भी देखते हैं, बहुत कम पावर आउटेज होता है। तो तुम्हारे एक एक महीने, दो दो महीने में कभी पावर आउटेज होता है। तो तुम्हारा जो रॉ पावर जो सप्लाई हो रहा है, रॉ पावर ही तुम्हारा चला जा रहा है डेटा सेंटर में। ये मान लो डेटा सेंटर का मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये क्या है? ईपी, इलेक्ट्रिकल पैनल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल पैनल में तुम्हारा क्या चला गया? रॉ पावर ही हमारा गया। ये मान लो ये पावर आया है कहाँ पर से मेरा? ये मेरा मान के चलो कि पावर स्टेशन से ये पावर आया हुआ है, या फिर जो भी मेरा लोकल ट्रांसफार्मर है वहाँ से पावर आया, और यहाँ से हमको यूपीएस पे पावर मिला। तो उस कंडीशन में होता क्या है ना कि जो तुम्हारा जनरेटर होता है ना, वो जनरेटर बहुत दिन तक बंद पड़ा हुआ रहता है। तो मान लो अभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा पावर आउटेज हो, और सिंस जनरेटर बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई फॉल्ट डेवलप हो जाए या फिर किसी और रीज़न से कोई और इशू हो जाए, तो हमें पता नहीं चलेगा। और अब 30 दिन के बाद अचानक से जब इसको ऑन होना होगा, तब हम देखेंगे कि अरे यार ये तो फॉल्टी है, ये ऑन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए होता क्या है ना कि रेगुलर तुम्हारा डीजल जनरेटर जितने भी होते हैं ना, उनको टेस्ट किया जाता है, या किसी भी तरह के तुम्हारे जनरेटर हो, ठीक है, उनको रेगुलरली टेस्ट किया जाता है। हर दिन 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से रन करके उनको सिर्फ चेक कर लिया जाता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है। तो नेक्स्ट अभी हमारा क्या आ जाता है ना, रिडंडेंट पावर सप्लाई ऑन क्रिटिकल डिवाइसेस। तो जो भी तुम्हारे क्रिटिकल डिवाइसेस होते हैं ना, उन पे रिडंडेंट पावर आती है। लाइक जैसे देखो, ये कोई एक रैक है, ठीक है ना, ये रैक है, इसमें मेरे नेटवर्क इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं। ये हमारा रैक है, इसमें हमारे क्या है? नेटवर्क इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। तो इस रैक को ना एक सिंगल पावर नहीं मिलेगी, इस रैक में दो पावर सोर्स रहेंगे। मतलब कि पावर सप्लाई यूनिट जो होता है, पीएसयू उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, पीएसयू। ये हो गया हमारा क्या? पावर सप्लाई यूनिट। रैक में दो पीएसयू रहेंगे, और दोनों अलग अलग यूपीएस से रहेंगे। और वो जो दोनों यूपीएस हैं, उनका भी अलग बैकअप रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो भी रिडंडेंट रहेंगे, वो दोनों यूपीएस भी रिडंडेंट रहेंगे, और ये हमारा पीएसयू भी अलग अलग रहेगा। सो दैट कि अगर मान लो कि एक पीएसयू में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो दूसरा पीएसयू इनको पावर सप्लाई कर सके। तो हर कुछ जो तुम देखोगे ना डेटा सेंटर में, दो दो होंगे, मिनिमम दो दो। अगर तुम्हारा जेनसेट है तो दो जेनसेट रहेंगे, यूपीएस है दो यूपीएस रहेंगे, एसएमपीएस है तो दो एसएमपीएस रहेंगे। तो हर कुछ तुम्हारा रिडंडेंट हो जाता है कि इन केस अगर एक डिवाइस फेल करता है, तो दूसरा उसका जगह ले सके इमीडिएटली, जब तक कि ये रिपेयर हो पाए या फिर हम कोई और अल्टरनेट सोर्स इसका ढूंढ पाए। तो ये मैं सिर्फ दो बोल रहा हूँ, बहुत जगह पर इससे इन हर दो की रिडंडेंसी रहती है, ठीक है, मतलब दो के जगह पर चार रहेंगे, इस तरह से रहेगा। रिडंडेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी डेटा सेंटर में। देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंटेनेंस स्टेट। अगर मान लो कोई भी डेटा सेंटर में हम मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है। अब इतने सारे इक्विपमेंट अगर लगे हुए हैं, ठीक है, तो मेंटेनेंस उसमें चलता ही रहेगा। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें क्या क्या थ्रेट हो सकता है? मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें थ्रेट हो सकता है कि देखो, एक तो हो गया पुअर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर हम प्रॉपर्ली नहीं ले जा रहे, अगर मान लो एक प्रोसीजर है किसी भी राउटर को रखने का स्टोर में, अगर हमको उसी प्रोसीजर से रखना है, ऐसा नहीं कि जस्ट हमने खोला और स्टोर में उसे रख दिया, ठीक है ना, उसके बॉक्सिंग वगैरह आती हैं, हमें वो बॉक्सिंग को यूज़ करनी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, छोटा कंपोनेंट, एक मान लो रैम भी है, तो रैम ऐसा थोड़े हम कि एक प्लास्टिक में डाल दिए और रैम को ऐसे ही स्टोर रूम में फेंक दिए। इस तरह से नहीं करना है हमें। जो उसका प्रोसीजर है रखने का, ठीक है, पैकेजिंग का, वो पैकेजिंग का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और उसके बाद ही रखेंगे। देन आफ्टर होता है हमारा ईएसडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। अभी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को समझने के लिए ना तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाते हैं हम लोग। 11th का साइंस जिसको भी याद होगा शायद से याद होगा, बट फिर भी अगर नहीं याद है तो मैं चलो बता दे रहा हूँ यहाँ पर। होता क्या है ना, कभी हम लोग ऐसा, कभी ना एक कंघी लेना, ठीक है, ये मान लो एक कंघी है, इसको अपने बाल पर रगड़ना, और ना छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेना, ठीक है, छोटे छोटे ये पेपर के टुकड़े, एकदम छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, वो सब लेना। ये कंघी को ना बाल पर रगड़ने के बाद इसके नज़दीक लाना, तो देखना क्या होगा ना कि पेपर के जो टुकड़े हैं ना, वो कंघी पर लग जा रही है। इसका रीज़न जानते हो क्या है? इसका रीज़न है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट में क्या होता है, जब दो मटेरियल ना, जब दो मटेरियल नहीं, यहाँ पर सूटेबल मटेरियल बोलना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल भी वैसे होना चाहिए। जब दो मटेरियल को आपस में रगड़ा जाता है,
तो होता क्या है ना कि एक मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये एक पार्टिकल क्या हो गया मेरा, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ये पूरा का पूरा मेरा जो सामान है, जो भी कुछ सामान है ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। ये समझ में आ रहा है इतना दूर? 1 मिनट। तो ये हमारा एक मटेरियल है और ये हमारा एक मटेरियल। मैं फिर से आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कलर से पता नहीं चल रहा था। तो इससे मान लो इन दोनों को हमने आपस में रब किया तो होते क्या है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर ट्रांसफ़र हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर ट्रांसफ़र हो गए, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज तुमको पता है कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, ठीक है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता है। अभी तुम्हारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है ना किसी भी मैटर में, वो बराबर होता है। मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन रहेंगे। इससे क्या होता है कि वो तुम्हारा जो भी मटेरियल है उस पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 हो जाता है, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देता है ना। यहाँ पर तुम्हारा -2 + 2 अगर तुम लिखोगे तो क्या आता है रिजल्ट, 0। तो इस पर नेट जो चार्ज है, नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए हैं इससे। तो अभी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गए तो ये जो भी मेरा मैटर है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और ये मैटर सिंस सिंस इसने इस मैटर ने इलेक्ट्रॉन खोया, इसने इलेक्ट्रॉन अपना खोया तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अभी प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो अभी होता क्या है कि जब हम किसी भी डेटा सेंटर में काम करते तो मे भी देखो हम काम कर रहे हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आते ही हैं इधर उधर से। तो उस ऑब्जेक्ट के टच में आने के कारण क्या होता है ना कि हमारा बॉडी भी कभी कभी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खोल रहे हैं या मान लो कि हम राउटर का स्क्रू खोल रहे हैं, समझो राउटर का हम स्क्रू खोल रहे हैं या राउटर के बोर्ड को हमें चेक करना है, जस्ट देखना है, या फिर रैम जस्ट हम देख रहे हैं या कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है ना, हम जस्ट खोलें ओपन किया देखने के लिए। तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, इस डिवाइस पर। और इस डिवाइस पर जब एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, इसके सर्किट पर एक स्मॉल अमाउंट ही करंट लेकिन रन करने लगेगा। बट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, वो छोटे छोटे करंट के लिए ना सेंसिटिव होते हैं। लाइक जैसे एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो 10 वोल्ट के लिए भी सेंसिटिव है। एक हार्ड डिस्क, कोई भी एक हार्ड डिस्क, ठीक है, 10 वोल्ट के लिए भी सेंसिटिव है। अगर उसको तुम 20 वोल्ट या 30 वोल्ट दे दोगे ना तो वो जल जाएगा या इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगा, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा वहाँ पर से। तो इसे बोलते हैं हम तुम्हारा ईएसडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। अभी इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखो, हम ऐसे ईएसडी किट को ना यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है ना कि मेरे बॉडी में जो भी चार्ज है, देखो ये देख रही हो ना कि ये इस बंदे ने एक रिबन टाइप से पहना हुआ है और ये रिबन देखो आके जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है या फिर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है, वो क्या होता है ना, इसके थ्रू क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। इसके थ्रू देखो यहाँ पर से फिर ये ग्राउंड हो जाएगा। तो मतलब क्या कि जो अभी मान लो कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम कर रहे हैं, तो होगा क्या, इस सर्किट के ऊपर मेरे बॉडी का कोई भी चार्ज नहीं आएगा और ये सेफ रहेगा। नहीं तो क्या हो सकता था, अगर हमने ये नहीं पहना हुआ होता तो क्या होता कि मेरे इस बॉडी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है जल जाते या फिर कुछ डेटा का लॉस हो जाता, ये भी चांसेस बनता है। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज समझ में आया होगा और इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, इस तरह के जो हमारे ईएसडी किट होते हैं इनको यूज़ करके हम इससे प्रिवेंट करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा देखो, लैक ऑफ क्रिटिकल स्पेयर्स। अभी देखो अगर कहीं भी मेंटेनेंस अगर हो रही है तो स्पेयर्स हो सकता है लगते हैं, कुछ हो सकता है कुछ पार्ट्स फॉल्टी हैं, वो पार्ट्स को रिप्लेस करने हैं हमें। तो अभी क्या हमें स्पेयर्स चाहिए, तो स्पेयर्स के लिए हमारे पास स्टोर रूम होना चाहिए। इसको देखो बेटर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो कि मैं एक डेटा सेंटर में हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर केबलिंग वगैरह का काम बहुत होता है। एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ, ये केबलिंग वगैरह का काम बहुत होता है। तो मेरे पास ये जो RJ45 कनेक्टर्स हैं ना, अब केबलिंग का काम होता है तो RJ45 कनेक्टर्स तो होने ही चाहिए। तो RJ45 कनेक्टर मुझे इंश्योर करना है कि वो सफिशिएंट हो हमारे स्टॉक में। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि मुझे कहीं पर कनेक्टर चेंज करने हो या फिर कहीं पर केबल चेंज करना हो और मैं स्पेयर रूम में जाऊँ या फिर स्टॉक रूम में जाऊँ तो वहाँ पर ये चीज़ मेरे पास ना हो।
देन आफ्टर हो गया हमारा पुअर केबलिंग और पुअर लेबलिंग। पुअर केबलिंग हो गया तुम्हारा केबल की क्वालिटी से रिलेटेड। केबल की क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जो भी बेस्ट उस समय हो बेटर है कि हम वही यूज़ करें। तो केबल की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो लॉन्ग रन में वो केबल क्या होगा, खराब हो जाएगा। और सिंस देखो डेटा सेंटर में केबल ना बंडल्स में आते हैं, ठीक है ना? बंडल्स लगे हुए रहते हैं, तो उसमें बहुत बार आइडेंटिफ़ाई करना ना मुश्किल हो जाता है कि केबल कहाँ से फॉल्टी हुए हैं। अगला चीज़ हो जाता है हमारा केबल लेबलिंग। केबल लेबलिंग क्या होता है ना कि मान लो कि मेरा ये कोई स्विच है, इस स्विच का ये एक पर्टिकुलर पोर्ट राउटर के किसी पोर्ट से कनेक्टेड है। तो सिंस देखो यहाँ पर एक स्विच का एक पोर्ट राउटर के एक पोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये मेरे लिए याद रखना आसान है। मैं केबल देख के ही बोल दूंगा कि ये पोर्ट तो राउटर से कनेक्टेड है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर मेरे पास जो जितने भी डिवाइसेस है उसमें हजारों पोर्ट्स अगर है, तो मेरे लिए याद रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर हर पोर्ट के ऊपर ना एक टैग लगा हुआ होना चाहिए। एक किसी भी तरह का टैग या स्टिकर सटा हुआ होना चाहिए, और वो स्टिकर ना बताए कि ये पोर्ट एक्चुअली में कहाँ पर गया हुआ है। तो इसी तरह से एक पोर्ट जो यहाँ पर है, मेरा स्विच पर जो पोर्ट है, वो स्विच पोर्ट पर स्टिकर लगा हुआ है, वो ये बता रहा है कि वो किस राउटर के किस पोर्ट में गया हुआ है, उसका क्या काम है। और उसी तरह से सेम मेरा राउटर के भी एंड पे ये मेरा टैग लगा हुआ है, और ये टैग डिफाइन करता है कि ये किस स्विच के किस पोर्ट पर लगा हुआ है और इसका क्या काम है। तो यहाँ देखो, क्लियरली लेबल ऑल इक्विपमेंट केबलिंग, ये तो चलो हो गया हमारा, ठीक है ना? यूज केबल रन एंड रेसवेज। अभी देखो डेटा सेंटर में ना केबल ऐसे जमीन के अंदर नहीं फेंक दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मान लो सिंपल तुम जमीन के अंदर अगर डाल दो, ठीक है ना, केबल्स को, तो मे बी डस्ट से एक्सपोज करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आसपास कोई ये भी हो, पावर सॉकेट वगैरह हो, ठीक है ना? मतलब कि अंडर फ्लोरिंग पावर सॉकेट वगैरह हो, और उसके साथ एक्सपोजर का चांसेस एक बन जाता है इनका। तो करते क्या है ना, इस तरह की ये रहते हैं, इस तरह के रेसवेज होते हैं, और इन रेसवेज के थ्रू ही केबल्स आती है। और ये देखो, ये रेसवेज ना केबल्स को तुम्हारे इंसेक्ट्स या फिर तुम्हारे रोडेंट्स वगैरह से भी सेव करता है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेन क्रिटिकल स्टॉक ऑफ क्रिटिकल स्पेयर्स। ये हमने देख ही लिया है कि हमें क्रिटिकल स्पेयर्स जितने हैं उनके क्रिटिकल स्टॉक रखने हैं। तो हमने ये देख लिया कि एक डेटा सेंटर के सामने एक जो फिजिकल थ्रेट है वो क्या-क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक रिलेटेड थ्रेट हो सकते हैं, फायर रिलेटेड हो सकते हैं, डस्ट रिलेटेड हो सकते हैं, टेम्परेचर रिलेटेड हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी रिलेटेड हो सकते हैं, फिजिकल एक्सेस से रिलेटेड हो सकता है, वाटर से रिलेटेड रिलेटेड हो सकता है, रोडेंट से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा और भी मतलब न्यूमरस, मतलब कि बहुत सारे नंबर हैं अभी भी, ठीक है? अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ ना, तो यहाँ 20-25 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे जिनसे रिलेटेड थ्रेट है, और जिनको मिटिगेट करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो आज का ये लेक्चर अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार, और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ। टेलीग्राम का लिंक मेरा यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम को मेरा आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। इसके अलावा मैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने अपना दे के रखा हुआ है, और ईमेल आईडी भी दे के रखा हुआ है, सो दैट अगर आपको टॉपिक को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मेरे तक आसानी से रीच कर सकें। और बी एश्योर्ड, अगर आप मुझे रीच कर रहे हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।